ओके। सो सोक्रेटिक टेक्निक क्या होती है? जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है उनको आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, कि आप लोगों ने नेम सुना सुना इसका पहले? सोक्रेटिक टेक्निक क्या होती है, किसी को आइडिया हो? नो मैम। ओके फाइन। मैम आई गेस उस पे काम करना, जिसके ऊपर क्लाइंट को ना इशू आ रहा हो उस चीज के ऊपर क्वेश्चनिंग करना। अच्छा, तो वो सोक्रेटिक में ही आएगा, बाकियों में नहीं आएगा? बाकियों में भी तो हम उन्हीं टेक्निक के थ्रू नहीं, काम। बाकी में भी। हम्म। लेकिन अगर इसके अंदर जैसे कोई बच्चा क्लाइंट हमारे पास है और वो उसको किसी एक स्पेसिफिक चीज पे बहुत गुस्सा आता है, फॉर एग्जांपल उसके घर के अंदर माहौल अच्छा नहीं है, हम्म। लड़ाई झगड़ा और मारपीट ये बहुत हो रही है, उस चीज के ऊपर वो बहुत मतलब अग्रेशन अपना शो कर रहा है, और वो किसी गेम के थ्रू या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है उसके अंदर वो चीज दिखा रहा है करके, या हम्म। पिक्चराइज करके बता रहा है, तो उसके ऊपर जो थेरेपिस्ट होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग मुझसे करता है। ओके, ठीक है। सो सोक्रेटिक टेक्निक आप वहां पे यूज करते हो जहां पे आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो फर्दर इशू की, आपको थोड़ी इंसाइट हो रही है, लाइक आपको पता चल रहा है इस डायरेक्शन में मसला है, लेकिन अब वो क्या मसला है वो आपको नहीं पता, उसको आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो फर्दर। और कभी कभी ऐसा कि क्लाइंट को खुद भी नहीं पता कि वो क्यों उस चीज से ट्रिगर हो रहा है, तो भी आप कर सकते हो। सो ये हमारी, ये कह सकते हो कि एक जैसे लाइक आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, सेम जैसे कोई आप सर्जरी करते हो ना, तो सर्जरी में आपको टूल्स रिक्वायर्ड है, उसके बगैर आप सर्जरी नहीं कर सकते। इसी तरह इमोशनली अगर हमने डीप डाउन असेस करना है इशू को, तो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक एक क्वेश्चनिंग टेक्निक नहीं है। अब सवाल तो हमसे घर वाले भी करते हैं तो हम आंसर नहीं करते, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को आंसर क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसका जो वे ऑफ आस्किंग है वो बहुत प्रोफिशिएंट होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से हम आंसर करने पे मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट तो बातें निकलवा लेते हैं, लोग आपसे डरते भी हैं। तो आपने बात निकलवाने का वे क्या है? सो उसमें हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं, और सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग उनमें से एक है, सोक्रेटिक टेक्निक जिसको हम कहते हैं। अब इसमें फर्दर और टेक्निक्स भी आएंगी, वो भी हम पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है। सो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग एक मेथड है गाइडेड डिस्कशन। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मेरे पास अभी रिसेंटली क्लाइंट आई, तो उन्होंने कहा कि हमने बात की और उनके इश्यूज बहुत स्वेयर थे, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही स्वेयर थे, और अब वो हद से ज्यादा हो गए हुए थे। और जब हमारा पूरा सेशन, मेरा मोस्ट ऑफ द सेशन खाली डिस्कशन बेस्ड नहीं जाता, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी समहाउ मैं टच करती हूँ कि क्लाइंट को फील हो कि अच्छा हमने कुछ एडिशनल किया, लेकिन वो हमारा सेशन बहुत लंबा डिस्कशन बेस्ड ही था। डिस्कशन बेस्ड इन सेंस मेरी क्वेश्चनिंग ज़्यादा थी, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ रही थी, उनके चाइल्डहुड में भी बहुत इश्यूज थे, मैरिटल लाइफ, मतलब ओवरऑल सारी जगहों पे ही थे। सो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था बस हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इसमें सोल्यूशन क्या है? तो मैंने उन्हें बताया कि हम जब चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमारा मैनेजमेंट प्लान ज़्यादा अच्छा बनता है एज कम्पेयर टू जैसे ही हम डायरेक्टली मैनेजमेंट पे चले जाएं। जैसे अगर एक डॉक्टर है और डॉक्टर आपको, आप आए हो और आपको फीवर है या कफ है या कुछ भी है, सो आपको वो देख के कुछ मेडिसिन लिख के दे दी, एंड देन आपने मेडिसिन खा ली और उसका रिएक्शन बुरा हो गया आपको। आप कह रहे हो क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपकी असेसमेंट पूरी नहीं की, आपको उस मेडिसिन की जरूरत थी कि नहीं, उसने डायरेक्टली आपको मैनेजमेंट करके मेडिसिन पकड़ा दी, आपके इशू को सुना भी नहीं। आप आए और आपको मेडिसिन लिख के दे दी, आपने भी थोड़ी सी बात ही की, अभी आपने बताया नहीं कि मुझे ये कब से मसला है, कितनी देर से, किस वजह से हुआ, सीजनल है या फिर क्रोनिक चल रहा है, तो उसने आपको मेडिसिन एक जनरल दे दी। तो इसी तरह हम जब तक डिस्कस नहीं करते, असेस नहीं करते, हम मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाते। हमारा जो वे ऑफ मेथड होता है सोक्रेटिक में, वो डिस्कस बेस है लेकिन गाइडेड है। ऐसा नहीं है कि वो क्लाइंट ही डिस्कस करता जा रहा है, आप उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो जिसके अंदर वो डिस्कशन को लेके चल रहा है। ठीक है। नेम्ड आफ्टर दैट, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं और इनकरेज करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? ज्यादा सोच, गहरी सोच में जाके आप उसको इनकरेज करो। जैसे कहता है मुझे नफरत है हिंदुओं से, मुझे नफरत है। अब आपको हिंदुओं से नफरत क्यों है, ये क्वेश्चन है, इसमें आप डीप डाउन जान रहे हो, इतना क्रिटिकल के क्लाइंट सोचने में मजबूर है कि हाँ ये वजह क्या, मैं क्यों नफरत करता हूँ, इसके पीछे क्या सोच है, क्या बिलीफ है, उसको एक्सप्लोर करना। एंड देन उसको रिफ्लेक्शन का, अच्छा मैं इतनी देर से इसलिए इस पे नफरत कर रहा था क्योंकि मुझे किसी ने कहा हुआ था, हम बचपन से सुन रहे थे, जबकि मेरे पास तो ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है। सो आपको रिफ्लेक्शन का मौका मिलता है अपने बिलीव्स पे, अपने बिहेवियर्स पे। अब ये चीज कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सुकरेट था, जैसे सुकरात के नेम से आप लोग जानते होंगे, फिलोसफर थे वो।
उनकी टेक्निक थी जो कि वो यूज करते थे ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और वो मतलब उनका वो एजुकेशन में इसको यूज करते थे एज अ टीचर। मतलब उनके पास जितने भी स्टूडेंट्स होते थे उनसे जनरली पूछते थे, जी आप मुझे इस बारे में बताएं, आप क्या जानते हैं, आप क्या समझ आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आप लोग की इनसाइट बिल्डअप देखती हूँ कि आपको कितनी इनसाइट है उस चीज़ की, क्या अवेयरनेस है। इससे क्या होता है, आपकी अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन बनती है। आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हो, जो कि आप लोग नहीं करने वाले होते अगर हम नहीं पूछे, ठीक है। आपको होता है हमें कोई पढ़ाएगा बताएगा तो हम उसी को ही मानेंगे, लेकिन इसका फोकस ये होता है कि आप खुद से जानते हो, आप जो जानते हो उसको बाहर निकालो पहले, ठीक है। एंड देन उसी डायरेक्शन में हम फर्दर डिटेल में जाएं। सो ये उनका वो जो था, उससे उनको बहुत ज्यादा लर्निंग आउटकम अच्छे मिलते थे। एक सेकेंड। तो उसको फिर फर्दर इस सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग हमारी जो ओरिजिनेट है वो सुकरात से थी। अब ये मोस्टली कहाँ यूज होती है, थेरेपी में होती है, एजुकेशन में होती है, डिस्कशंस में होती है, ताकि फर्दर डीप अंडरस्टैंडिंग आपको मिले। अब मीटिंग्स देखोगे, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, सो जो वहाँ पे टीम होती है वो उनके आइडियाज लेते हैं, अच्छा आप बताएं इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं। हालांकि जो लीड कर रहा होता है उसको पता है मुझे क्या करना है, लेकिन स्टिल वो अपनी टीम से भी पूछ रहा होता है ताकि उनकी भी वो अंडरस्टैंडिंग जान सके और फर्दर इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सके, ताकि आपकी जो हेल्दी डिस्कशन बने। सो ये हमने देख लिया इसका एक ब्रीफ सा इंट्रो। अब हम देखते हैं इसकी लाइक प्रिंसिपल्स क्या है सोक्रेटिक टेक्निक्स के। तो सबसे पहले आपके पास आता है डायलॉग ओवर डिबेट, ठीक है। इसका जो फोकस होता है वो कन्वर्जेशन पे होता है, कन्फ्रंट करवाना होता है, ठीक है। मतलब कि आप किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो लेकिन मिलके कर रहे हो, ऐसा नहीं आप मुझे बताएं, नहीं आप नहीं बताना है। क्लाइंट बोल रहा है, अच्छा आप उसमें फर्दर उसको नैरो डाउन करते हो, देन अच्छा चीज आपने इस तरह से बताई, कोलेबरेटिवली आप चीज को एक्सेस करने की कोशिश करो, जिसमें क्लाइंट अकेला फील नहीं कर रहा। अगर उसने अकेले ही सब कुछ बताना है तो वो तो घर पे भी खुद को बता सकता है, लेकिन कोलेब्रेशन का एक रोल है, ठीक है। उसका ये गोल है कि हम उसको कन्फ्रंट करवा सकें, बजाय कि हम उसे कहें कि जैसे कि मुझे हिंदुओं से नफरत है, तो हम खुद से जजमेंटल नहीं हो सकते, नहीं मुझे पता है इसलिए नफरत होगी आपको कि आपके घर वालों ने आपको कहा होगा, तो क्लाइंट कन्फ्रंट नहीं करेगा कभी कभी। हमने इस तरह से क्वेश्चंस करने के क्लाइंट खुद जानने पे मजबूर हो जाए कि हाँ मैं इस वजह से इस बिलीफ को रख रहा हूँ, ठीक है, बजाय कि आप उसको खुद से बता दो। सो कोलेब्रेशन के साथ हम उसको कन्फ्रंट करवा रहे हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, हम उसको प्रोवोक करेंगे, बजाय कि अच्छा आपको हिंदू अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, तो कि हाँ अच्छे लगते हैं नहीं बुरे लगते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या होगा, क्लोज एंडेड। आपको कैसे लगते हैं हिंदू, ये क्या हो गया आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से फर्दर क्वेश्चंस निकल सकते हैं। अगर आप यस एंड नो में आंसर मांगोगे तो बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसको एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं या प्रोफेशनल्स भी कर लेते हैं कि वो क्वेश्चंस बड़े जजमेंटल होके पूछते हैं, जी आपको अपनी वाइफ कैसे लगती है, आपको वाइफ बुरी लगती है अच्छी लगती है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा है। सो उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और आपकी डिस्कशन जल्दी खत्म हो जाती है। एंड देन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि अब हमने फर्दर पूछना क्या है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है क्लैरिफिकेशन एंड प्रिसाइजेशन। Question often seek to clarify vague or ambiguous statements, helping participant articulate their thoughts more precisely. हमारा जो वे ऑफ जो इसमें जो होता है वो ये होता है कि हम क्वेश्चंस इस तरह से पूछें कि हमें वेग स्टेटमेंट क्लाइंट दे रहा है ना, मुझे ना नफरत है, मतलब क्यों क्या नफरत है आपको, मेरे दिल करता है इनसे बात ही ना करूं। और किस किस्म की बात करने को आपका दिल नहीं करता, मेरा दिल करता है कि लाइक मैं बिजनेस की बात भी नहीं उनसे कर सकता। मतलब जो भी हमारे बेनिफिट किया मुझे लगता है कि हमें धोखा दे देंगे। सो आपको जो क्लाइंट बड़ी बड़ी वेग स्टेटमेंट्स बोल रहा हो ना, उनको आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। कोई भी जैसे नफरत है, बदतमीजी है, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो आपको लग रहा है कन्वर्जेशन में वेग जा रहा है, उसको खुद से ज्यूम करने के बजाय क्लाइंट से क्लैरिफाई करवाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपको थेरेपी में मल्टीपल जगहों पे यूज करनी पड़ेगी, क्लैरिफिकेशन एंड प्रिसाइज। तो जब क्लाइंट क्लैरिफाई करते करते एट द एंड आप उसको कहते हैं, अच्छा आपकी इस बात का मतलब ये था, एंड देन वो कहता है हाँ ऐसा था, सो आप उसको प्रिसाइज करवाते हो। अच्छा, उसके बाद आता है चैलेंज assumption, ठीक है। दिस टेक्निक encourage individual to examine the assumption behind their belief, leading to greater awareness of potential biases। जैसे कि उसने assume कर लिया कि हिंदू हमारे दुश्मन ही होते हैं, इसको चैलेंज करना, क्या ये जो बिलीफ है ये ठीक है, या इसको एक दफा दोबारा गौर करने की जरूरत है। सो जब उस चीज को बार बार आप चैलेंज करते हो तो आपको पता चलता है
कि जी नहीं, ये वो चीज़ इतनी प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है जितना आपने बना ली है। जैसे औरत तो होती ही क्या कह सकते हैं, औरत होती ही बेवफा है, ये क्लाइंट का एक बिलीफ बन गया है। अभी हमने कौन सा एक रिसेंटली ड्रामा भी देखा था जिसमें उसकी वजह से उसकी लाइफ मसला बन रहा था, वो था जफा। अब जफा में उन्होंने ना वही अभी मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कि उन्होंने एक नॉर्मल सा इशू दिखाया जो कि बहुत मेन स्ट्रीम है, डोमेस्टिक वायलेंस जो कि हर ड्रामे में दिखाया जा रहा होता है। लेकिन उन्होंने उसकी पीछे चाइल्डहुड और चीज़ें छोटी छोटी ऐसे दिखा दिखा के उन्होंने बताया, जिससे उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई कि एक इंसान अगर ऐसा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। सो उसका बिलीफ औरतों के बारे में बहुत बुरा बन गया था, क्योंकि उसकी मदर ने बचपन में मैरिटल लाइफ अच्छी से नहीं गुजारी थी, मतलब उसकी मदर का रोल उसकी नज़र में बुरा बनाया गया था, तो उसको औरत से नफरत हो गई। अब औरत से नफरत होना मसला नहीं था, औरत से नफरत करने की वजह थी उसके पीछे उसके बिलीव्स बने हुए थे अनकॉन्शियसली, या जो भी उसके बिलीफ बचपन में बने हुए थे वो अनहेल्दी थे। अब अगर ऐसे लोग जो आपके पास आएंगे जो कहेंगे औरत तो होती बेवफा, अब उसकी वजह से उसकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, अब आपने उसके उस एजम्पशन को चैलेंज करना सिखाना है, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उसकी मैरिटल लाइफ खराब हो रही है। फिर इससे हम उसको रिफ्लेक्शन देते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि वो अपने रिस्पॉन्स को डीपली देख सके। तो ये सारे हमने पढ़ लिए इसके प्रिंसिपल्स। अब हम देखते हैं कि अच्छा जी, स्टेप्स क्या क्या होते हैं सोक्रेटिक टेक्निक के, अगर हमने सोक्रेटिक टेक्निक करनी है, यूज करनी है अपनी थेरेपी में। और ये सबसे इजी है अगर आपको यूज करने आ जाए, और ये सबसे इफेक्टिव है, मतलब इससे आपको वास्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इसको इजीली आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। हर जगह से मुराद वहां पे अगेन जहाँ पे ज़रूरत है। आप मल्टीपल क्लाइंट के साथ इसको यूज़ कर सकते हो, अगेन अपनी रेपो बिल्डिंग का ध्यान रखते हुए कि आप वो क्वेश्चंस करें जहाँ पे आपको लगे क्लाइंट ओपनली आपको कर सके। मतलब 10 डोमेन्स आपने एक्सप्लोर करनी है, लेकिन 10 की 10 आप इनिशियल नहीं एक्सप्लोर कर सकते। आपने लेस थ्रेटनिंग से स्टार्ट करना है, जहाँ पे क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन दे, एंड देन फिर आपने कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, ठीक है। सीधा ही क्लाइंट की मैरिटल लाइफ इशू आ रहा है तो सीधा उधर जाने के बजाय उसकी करंट इश्यूज पे जाएं। देन क्लाइंट का अगर कोई ऐसा स्वेयर इशू है जिसपे वो बात ही नहीं करना चाह रहा, जैसे अब क्लाइंट मेरे पास थी और हैरेसमेंट के साथ था, अब मैंने इनिशियली उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बताऊंगी, और वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके बहुत मतलब उन्होंने मुझे जनरल अपना इशू बता दी कि हरासमेंट से लिंक है, लेकिन उन्होंने मुझे वो नहीं बताया इनिशियल। मैंने इनिशियल उनकी फैमिली हिस्ट्री से स्टार्ट कर लिया, देन एजुकेशनल पे हम चले गए, देन उनकी चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता गया, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम चीज़ें मुझे बताई। लेकिन वो अभी तक मुझे फील होता है कि वो बिल्कुल उस इश्यू पे अभी भी नहीं आना चाह रही। आप एकदम से उस पे मत डेप वो चले जाओ जंप करके, जो कि स्वेयर हो, उससे आपकी रेपो खराब हो सकती है, ठीक है। सो क्लाइंट को फोर्स नहीं करना, क्योंकि जब हम इतना डीप डाउन जाते हैं ना, तो फिर क्लाइंट इन्फॉर्मेशन तो दे देता है लेकिन वो डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो आपने क्लाइंट का कॉन्सेंट लेना जरूर है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये स्टार्ट करना है, तो उसमें सबसे पहले क्या है आपका आइडेंटिफाई टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपका टॉपिक है, अगर 10 टॉपिक्स हैं आपके पास, क्लाइंट की मैरिटल लाइफ भी है जिसकी एजुकेशन में भी इशू है, मल्टीपल है, आपने किसको एक्सप्लोर करना है, क्लाइंट का क्या फोकस है। जैसे भी मेरे पास एक क्लाइंट थी तो रिसेंटली उनके मैंने बताया बेशुमार मसले थे, एक नहीं बेशुमार थे। अब मैं उस चीज़ में बता रही हूँ कि आपकी थिंकिंग का भी मसला, आपका ये भी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ये ड्रीम वाली चीज़ को पहले एक्सप्लोर किया जाए। तो मैंने कहा ओके, हम क्योंकि कोलेब्रेशन के साथ चलते हैं तो हम सबसे पहले आपका उस इशू को ही प्रायोरिटी रखेंगे। तो हमने भी अगेन जो है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पे क्लाइंट ओके करेगा। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम आपने कहा कि अगर क्लाइंट्स के डिफरेंट इश्यूज हो तो हम क्लाइंट्स के मुताबिक उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर वो खुद बताएंगे। देखो, अब हमारा होता है जैसे अगर मैं फील कर रही हूँ, हम केस को पूरा देख रहे हैं, हमने उस इशू को पकड़ना होता है जो कि क्लाइंट के बाकी इश्यूज को क्या कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि अगर क्लाइंट की मेंटल हेल्थ खराब हो गई है, ठीक है, या क्लाइंट की मसले आ रहे हैं जी, कहाँ पे आ रहे हैं, उसकी जॉब में भी मसला आ रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में भी मसला आ रहा है, उसकी मेंटल लाइफ में भी मसला आ रहा है। हमने एक्सप्लोर करने के किस इशू की वजह से ना, जो मतलब एक लीडिंग चीज क्या है जिसकी वजह से उसके सारे इशूज आ रहे हैं। तो हो सकता है उसकी मैरिटल लाइफ ही हो जो कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो, जिसकी वजह से वो घर से ही लड़ते झगड़ते हुए जॉब पे जाता हो, जॉब पे फिर फोकस ना होता हो, वहाँ से उसकी इश्यूज आ रहे हैं, उसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो रही हो। सो मुझे फील हो रहा है कि मुझे मैरिटल लाइफ को पहले एक्सप्लोर करना है, लेकिन क्लाइंट कहता है कि नहीं, पहले मुझे अपने एंगर को खुद डील करना है, मुझे पहले मेरे एंगर को डील करना सिखाना, ठीक है। हमें लग रहा है कि जी वो इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने पहले उसकी अवेयरनेस दे देनी है क्लाइंट को, ये चीज़ ज़्यादा लीड करी है। लेकिन अगर क्लाइंट आपको बार बार कह के नहीं मैं इसको ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ, तो हम फिर उसको फोकस करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी अभी तक की मैं बात करूँ ना,
तो 99% या 95% मेरा अभी तक ऐसे ही कि जो मैंने लिया है ना, लाइक ये गोल पहले हमने प्रायोरिटी रखना है, क्लाइंट भी उस पर हमेशा एग्री करते हैं। मैं उनसे अपने माइंड में, लाइक मेरा स्केच है कि मैंने इस इशू को पहले पकड़ना है, लेकिन मैं क्लाइंट को पहले पूछ लूंगी इसमें से हम किस चीज़ को पहले करें। एंड क्लाइंट भी मोस्ट ऑफ द टाइम ना 95 या 95 से भी ज़्यादा परसेंट उसी ही इशू को कहता है कि इसको पहले आप पकड़ें। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? तो हम करेंगे कोलेबरेटिवली। लेकिन एक क्लाइंट का कॉन्सेप्ट लेने से क्या होता है, क्लाइंट को भी अच्छा फील होता है, ऐसा टीम फील होता है, और उसको होता है कि मुझे भी इन्होंने जो है ना उस चीज़ का मौका दिया बात करने का। ठीक है। ओके मैम। ओके। अच्छा, अब हमने पहले तो टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक इशू, बिलीव और प्रॉब्लम दैट पार्टिसिपेंट विशेस टू एक्सप्लोर। मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ है, ऐसे जनरल, जैसे मैरिटल लाइफ को पकड़ लिए, बहुत जनरल है ना, इसमें स्पेसिफिकली आपने क्या पकड़ना है कि डिससेटिस्फेक्शन विद सेक्सुअल रिलेशनशिप, सपोज ये उनका इशू है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है कम्युनिकेशन इशू, मतलब कि हमारी बातचीत ठीक से नहीं हो पाती। अच्छा, बातचीत क्या ठीक से नहीं हो पाती है, उसको आपने एग्जैक्टली जो है क्लैरिफाई करवाना है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो चीज़ इफेक्टिव नहीं जा रही, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मेंटल लाइफ खराब होने की वजह कि हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। मैं उससे बात नहीं करता अपने मसले पे, वो मेरे से बात नहीं करती, बस हम लड़ते हैं। Ask clarifying questions. Begin with questions that seek to understand the participant perspective and definition. For example, जैसे कि हमारी वो कहते हैं हमारी बातचीत बहुत खराब है। ठीक है ना? सो आप पूछते व्हाट डू यू मीन दैट, कैन यू गिव मी एग्जांपल। सो मतलब आपकी बातचीत से क्या खराब है। जैसे कि वो एग्जांपल देता है कि जब मैं बात करता हूँ तो वो उसको गलत मीनिंग दे देती है, और जब वो मुझसे बात करने आती है तो फिर मेरा भी उससे बात करने को दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि क्या मतलब, एग्जाम्पल क्या समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं वो उस बात को मिसअंडरस्टूड कर रही हैं ड्यू टू उनकी कोई एंगर है। तो आप पूछते हो क्लाइंट से कि क्यों ऐसा होता है। सो बात करते कि जब भी लाइक वो मुझसे बात करती है ना, उसकी वॉइस टोन बहुत ऊंची होती है। ठीक है, तो मुझे उसकी बात समझ ही नहीं आती, बहुत ऊंचा बोलती है। ठीक है, सो आप उसका मतलब ये कि गुस्से से बात करना क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो ये उसको आपको एग्जांपल दे रहा है। Probing assumption, delving to underlying belief that support the participant view. Ask what assumption are you making, how do you arrive at that conclusion. अच्छा, तो अब वो कहते हैं जी हम लोग की बातचीत ठीक हो ही नहीं सकती, कभी भी हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल सकता। तो आप कहते हो ऐसा क्यों आपको लग रहा है, आप इस कंक्लूजन पे क्यों पहुंचे हो। सो आप बताते हो कि जब भी हमने अभी तक बात की ना, तब तक ये हमेशा ऐसा ही हुआ है। ठीक है, मतलब कि अभी तक जब भी हमारी 10 साल की शादी में बात हुई है तो लड़ाई होती है। Investigate the reasons and evidence. Encourage participants to support the claims, evidence or reasoning. Questioning may include what evidence do you have for that belief. वो कहता है जब हमारी आपस में बन ही नहीं सकती अच्छी, सो उसके क्या क्या बिलीव्स हैं और क्या चीजें उसको अगेंस्ट कर रही हैं, वो चीज आप लोगों ने देखनी है। लाइक आप क्या करोगे, पहले तो आपने प्रॉब्लम को लिया, प्रॉब्लम को क्लेरिफाई करवाया, फिर आपने उससे पूछना उसको क्या चीज़ सपोर्ट कर रही है और क्या चीज़ उसको अगेंस्ट कर रही है उसके बिलीफ को। तो जो बताता है, जो सपोर्टिंग करने वाली चीज़ ये है कि लास्ट टाइम मेरी जब बात हुई थी तब ये चीज़ ऐसे हुई थी या यूं भी हुई थी। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है जिससे अगेंस्ट होता हो कि हाँ आपका रिलेशनशिप चल सकता है, अच्छा, तो आप कह सकते हो हाँ हमारे जब बच्चों के, मतलब हमने बच्चों को जब से किया है, हम लोगों के उनके डिसीजंस लिए हमने बड़े अच्छे लिए हैं, हमने उनको पढ़ाया है, हमने उनके साथ ये किया है। सो मतलब यहाँ पे हमारी कोलेब्रेशन अच्छी है। ठीक है, सो कहीं कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, सो वो कहीं ना कहीं उसकी उस थॉट को क्या करेगा, वीक करेगा। एक्सप्लोर अल्टरनेटिव, चैलेंज पार्टिसिपेंट टू कंसीडर अदर पर्सपेक्टिव और सोल्यूशन। सो लाइक उसको लग रहा है हमारी नहीं बन सकती, तो आप उसको कहोगे क्या इसके लाइक नहीं बन सकती क्या, आप अभी आपने देखा कि ऑलरेडी आपने कि आपके ना बनने की वजह जो थी वो ये चीज़ें थी, लाइक आपकी बात अच्छी नहीं होती है, लड़ाई ही होती है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि आपकी रिलेशनशिप को अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि आपके बच्चों की कोलेब्रेशन या जो भी डिसीजंस हैं या स्पोर्ट है। सो अब आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हो। तो वो कहते हैं कि मुझे फील हो रहा है कि लाइक 100% ऐसा नहीं कि हमारा रिलेशनशिप नहीं बन सकता, कुछ परसेंटेज ऐसा है जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है और हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देन कंसिडर कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्प्लीकेशन, encourage exploration of the potential outcome of belief or action. अगर आप ऐसा सोचते हो आपकी नहीं बन सकती, सो इसकी वजह से अगर आप इस पे एक्ट करते हो तो क्या होगा। तो कहेगा अगर हम लाइक अपनी नहीं रिलेशनशिप को चला पाएंगे तो सबसे बुरा इम्पैक्ट होगा कि हमारे बच्चों में मसले आएंगे, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, उनकी मेंटल हेल्थ खराब होगी,
उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनेंगी, ठीक है। सो रिफ्लेक्ट ऑन द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, व्हाट इज द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाई डज दिस क्वेश्चन रिवील अबाउट योर थिंकिंग। सो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में अगेन इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ कि आपने कैसे उसको करना है। एक तो आपने अपने टॉपिक को क्लैरिफाई करना है, पहले आपने किस चीज़ के बारे में बात करनी है, देन आपने उससे एग्जैक्टली पूछना है कि आपने उसके ऊपर क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछना है। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं क्लाइंट जो इस मसले के साथ आया, उसको आपने कहना है कि आप मुझे उस एग्जांपल के थ्रू उसको बताएं। फिर आपने उसको बताना है कि आप जिस मसले के लिए परेशान हैं, कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस कंक्लूजन तक क्यों पहुंचे हैं। सो वो ही बताएगा इन इन वजहों से। अच्छा, अब रिलेशनशिप नहीं चल सकता, क्या एविडेंस है आपके पास कि रिलेशनशिप नहीं चल सकता, और क्या एविडेंस उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे या उसके अपोजिंग है जिसको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो बच्चों वाले एग्जांपल्स आ गई, ठीक है। सो सपोर्टिंग एंड अगेंस्ट फैक्टर, और फिर आपने उनको अल्टरनेटिव की तरफ भी ध्यान दिलवाना है। एंड द लास्ट, जो वो अनहेल्पफुल बिलीफ लेके रखते हैं उसको उन्होंने आपने क्या करवाना है, उसका बताना है कि अगर उस पे वो लाइक ट्रस्ट करके उस पे एक्ट कर लेते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप उनसे ये पैटर्न फॉलो करवाओगे, ठीक है। ये चीज़ अब आपने ऐसे करनी है। देन इसमें अब क्या रह गया, इसकी एक दो चीज़ें रह गई हैं। मैम ये लास्ट में आपने किस तरह कहा कि अगर उनके अनहेल्पफुल थॉट्स है तो उनको हमने हम्म। इंसाइट्स देना है, किस तरह? मुझे समझ नहीं आई बात आपकी। मैम ये सपोर्ट और अगेंस्ट के बाद जो आपने कहा कि अगर हम इस रिलेशनशिप को नहीं चला अल्टरनेटिव, सकते तो अल्टरनेटिव, consequence- किस चीज़ के बारे में अल्टरनेटिव, एक्सप्लोर अल्टरनेटिव का पूछ रहे हो आप? मैम आपने कहा कि अनहेल्पफुल थॉट्स जो आखिर में उनके होंगे तो उनको उस हवाले से सोच देना। अच्छा देखो, अगर उनको लगता है देखिए मैं रिलेशनशिप नहीं चला सकता, ये नहीं मुझसे चलेगा, अब ये उनका एक थॉट है कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। अब ये अनहेल्पफुल है कि नहीं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया ना। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। अब ये अनहेल्पफुल है कि नहीं, हमने उनसे पूछा। अगर आप इसके ऊपर एक्ट करते हो, ये बिलीफ जो भी है, ठीक है, सो इससे आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, ठीक है। ये अनहेल्पफुल वो खुद बताएंगे कि इसकी वजह से ये हो जाएगा, मैं लाइक मेरी जॉब खराब होगी, डेफिनेटली मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे, मैं काम पे नहीं जा पाऊंगा। सो आप मुझे बताएं क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये डिसीजन लेना या इस सोच पे अमल करना। वो आपको बताएंगे ये अनहेल्पफुल है उनके लिए, ठीक है। बजाय कि हम उनको बताएं, आप उनके उन कॉन्सिक्वेंसेज का बताएंगे। अगर आप जो ये बिलीव रख के बैठे हुए हैं उससे आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है आपको? यस मैम। ओके। अच्छा जी, उसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ सोक्रेटिक टेक्निक। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ द सोक्रेटिक टेक्निक इन थेरेपिस्ट यूज सोक्रेटिक टेक्निक टू हेल्प क्लाइंट्स चैलेंज नेगेटिव डिस्टॉर्शन, क्लैरिफाइंग इमोशंस एंड एक्सप्लोर बिलीव्स, ठीक है। थेरेपी में हम इसको यूज़ करते हैं सीबीटी में, जहाँ पे आपने देखा होगा मल्टीपल जगहों पे मैं यूज़ कर रही होती हूँ सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए क्लाइंट को, ठीक है, उसके बिलीव्स के बारे में कि अच्छा आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्या सोच आपको ऐसा सोचने पे मजबूर कर रही है, ठीक है ना। इसी तरह पढ़ाई में हम कर सकते हैं, इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, जैसे कि मियाँ बीवी आपस में लड़ने की, नहीं हमारी नहीं अब बन सकती, तो आपस में पूछते हैं, क्यों आपको ऐसा लग रहा है, या आपको उनकी कोई लड़ाई है जी कि जी लाइक वाइफ डिमांड कर रही है कि मैं नहीं रह सकती अब आपके घर में इस तरह से, आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। तो वो उससे पूछ सकता है अच्छा कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो कि मुझे अगर इसी घर में रहना है, तो आप मुझे एटलीस्ट मेरे लिए मैनेज कर दो कि मैं अपना सेपरेट कुछ कर सकूं, मैं इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकूं, मैं बहुत बाउंड हूँ। सो आप उसमें एक्सप्लोर करने के लिए उसको सिखा रहे हो वे आउट्स, ठीक है। प्रॉम्प्ट करो ताकि आप कॉमन ग्राउंड तक पहुंच सको, कोई ऐसी सोल्यूशन निकाल सको जो दोनों के लिए फिजिबल हो। जैसे क्लाइंट लाइक हमारे कल्चर में अगेन जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली भी एग्जिस्ट कर रही है। सो अगर आपके लिए न्यूक्लियर अलाउ नहीं कर सकते या न्यूक्लियर सर्कमस्टांसेस नहीं है, सो वाइफ को आप कैसे अब उस तरफ लेके जा सकते हो, या वाइफ अगर कोई अपनी बात मनवाना चाह रही है, सो वो किस तरह से कॉमन ग्राउंड्स में आ सकती है। अब कॉमन ग्राउंड्स क्या होती हैं, जहाँ पे दोनों पार्टीज मुतफिक हो सकें, लाइक वो एक तरफ वन साइडेड चीज़ ना हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मानी जाए, ठीक है, दूसरे की भी कुछ ना कुछ मानी जा सके। सो उसको हम कहते हैं कॉमन ग्राउंड्स में आना। सो कॉमन ग्राउंड्स में आने के लिए आप कैसे एक्सप्लोर कर रहे हो, पहली बात उसमें आपको बड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा, काम डाउन होना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हम क्लाइंट्स को सिखा सकते हैं जिनके घर जिनकी मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई ही होती है और वो सोल्यूशन तक नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स तक हमेशा जा रहे होते, तो उनको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाना वो भी एक स्किल होती है। फिर अब इसमें एग्जांपल है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को एग्जांपल एक मैरिटल लाइफ की दे दी, एग्जांपल भी आप पढ़ ले।
वरना आप खुद से एक एग्जांपल अपनी ऐड करें, ठीक है, कोई भी अपनी तरफ से सोचें और उसको फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं आपस में, ठीक है। इसको हम फ्यूचर में कोई डे रखेंगे, इसको डेमोन्स्ट्रेट कर लेंगे आपस में। सो इसको आप फर्दर इस तरह से कर सकते हो, एग्जांपल ऑलरेडी इसमें मेंशन है, इसको एक दफ़ा आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं सोक्रेटिक टेक्निक के। पहले तो प्रोमोट्स क्लिनिकल थिंकिंग, इनकरेज पार्टिसिपेंट्स टू थिंक डीपली एंड क्रिटिकली अबाउट देयर बिलीव्स। जब हम उनको ये करवाते हैं तो उनको क्लियर थिंकिंग मिलती है उस चीज़ को जानने के बारे में, ठीक है। इनहेंस सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्लाइंट को रिफ्लेक्शन मिलता है अपनी चीज़ों के बारे में, उसको अवेयरनेस होती है, अच्छा मैं इतना परेशान था इस चीज़ को लेके, इतना तो ये मसला भी नहीं था, ठीक है। फैसिलिटेट लर्निंग, उसको आंसर मिलते हैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू, क्लाइंट बहुत चीज़ें लर्न कर रहा होता है। फिर बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो बातचीत है वो बहुत इफेक्टिव होना शुरू हो जाती है जब आप अपने चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस करना आ जाता है आपको, वो अंदर ही अंदर आपको तंग नहीं करते फिर, ठीक है। अब कंक्लूजन में देखें तो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग पावरफुल टूल है ताकि आप फोस्टर कर सको अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोट कर सको क्रिटिकल थिंकिंग को, जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे होते मोस्ट ऑफ द टाइम। जहाँ पे मसले आ रहे होते हैं वहाँ पे ये बहुत बड़ी वजह होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस जो बोल रहे हैं ना उस पर कहते हैं ये हकीकी बात है, जबकि उस पे आप गौर करो तो वो इतनी रियलिटी वाली बात नहीं होती, वो बस इमोशंस बेस्ड बात होती है या किसी की कही गई बात होती है इस पे हम अमल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जब हम ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, थॉटफुल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्लाइंट को फोकस मिलता है अपनी इन थॉट्स पे गौर करने का, ठीक है। सो फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तो आप पूछ सकते हो मेरे से इससे रेलिवेंट छोटा सा टॉपिक। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, समटाइम्स हम ऐसा महसूस करते हैं कि कोई दूसरा बंदा हमें समझे, तो हाँ, ये हमारी इमोशंस होता है या थॉट्स होता है कि दूसरा बंदा हम हमें समझे और जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह वो एक्ट करे विदाउट एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स। क्या कह रहे हो आप, काइंडली मुझे रिपीट करोगे। मैम समटाइम्स ऐसा होता है कि हम दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना, हम्म। मिसाल के तौर पे कि दूसरा बंदा मुझे समझे, तो आया ये हमारी इमोशंस होता है या थॉट्स होता है? थॉट आपकी, ये आपकी थॉट है कि मुझे दूसरा इंसान ज्यादा समझे, ठीक है। अब उससे क्या इमोशन ओरिजिनेट हो रहा है वो चीज है, ठीक है। आपको दूसरा इंसान ज्यादा समझे, ये आपकी एक सोच है, इससे इमोशन क्या जनरेट हो रहा है। अगर तो वो फुलफिल हो रहा है तो हैप्पीनेस होगी ना, और अगर नहीं हो हम्म। रहा तो क्या होगा, ऑब्वियसली सैडनेस है। सैडनेस होगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप बताओ कि आपको आपसे ज्यादा लोग समझ सकते हैं रियलिटी में। जो नजदीक चाहने जो हमारे नजदीक करीबी है तो वो मतलब जानते हैं या समझते हैं उन फीलिंग्स को, लेकिन जो नहीं समझते ऑब्वियसली नहीं करते हैं। है तो सैडनेस होती है। सो वो आपकी थॉट है ना, और वो गेन आपने चलो अपने क्लोज लोगों से लगा ली कि वो आपको समझे, ये एक अच्छी सोच है। तो लेकिन वो आपको आपसे ज्यादा समझे, ये एक गेन बड़ा मुश्किल थॉट वो है, मुश्किल है ना रियलिटी में, कि आपको हम्म। आपसे ज्यादा कैसे कोई समझेगा, क्योंकि आपके अंदर तो आप खुद हो, कोई दूसरा तो नहीं है ना। आप अपनी मैम बॉडी। तो इसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं मतलब, क्योंकि इसकी एज ए कंसिक्वेंसेस सैडनेस फील होता है और एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो जाता है ना, तो आप इस इसको थॉट कैसे को मतलब। आप इस थॉट को ना देखो कि इसको अब अगेन जो हमने भी पढ़ा अल्टरनेटिव, ये सारा इस प्रोसेस के थ्रू आप करो कि इस पर इसको एक्सप्लोर करो खुद से। वैसे ही खुद से नहीं होती है, थेरेपिस्ट के अंडर ही रहती हुई होती है, लेकिन अपनी इस थॉट को रियलिटी के साथ चेंज करो कि कितना रियलिस्टिक हो रियलिटी में, ये चीज़ कितनी स्टैंड कर सकती है रियलिटी में। आप अपने आप को उस इंसान की हम्म। जगह रख के सोचो कि क्या हम्म। आपसे कोई दूसरा इंसान ये एक्सपेक्ट करे तो क्या आप उस पे पूरा उतर सकते हो, ओके मैम। ठीक है। सो सही एम्पैथी बात का है। कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि आप चलो आप दूसरे से उम्मीद करो कि यार मुझसे मुझसे भी ज्यादा ये मुझे इंसान समझे, मेरा चाहने वाला। लेकिन अगर वो भी आपसे ये उम्मीद करे कि तुम मुझे मेरे से भी ज्यादा समझो, तुम्हें समझना चाहिए, तो आपको ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप अपने आप को उस शो में डाल के देखो, देन आपको उस इंसान की तकलीफ समझ आएगी जिससे आप उम्मीद लगा रहे हो, ठीक है। बिल्कुल मैम, ओके। चले, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है सो हम इसको एंड करते हैं देन। अच्छा जी, हम लोगों ने ओके जैनब, मैं इसको दे रही हूँ, आप लाइक 4 to 5 मिनट्स में मैं इसको कंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। आप इसको दोबारा से एक दफ़ा गौर से सुन लें, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के बारे में पढ़ा। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग क्या होती है, एक सोक्रेटिक टेक्निक है। सोक्रेट जो सुकरात था फिलोसफर, उससे ही ओरिजिनेट हुई थी, जिसमें हम क्या करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं,
ठीक है। अब ये जो सोक्रेटिक टेक्निक है ये मल्टीपल जगहों पे यूज हो सकती है, एजुकेशन में, थेरेपी में, एंड मल्टीपल जगहों पे। हम लोगों ने इसको थेरेपी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है कि क्लाइंट के साथ हमने इसको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो क्लाइंट अगर अपने ऐसे इश्यूज के साथ आ रहा है जिसको एक्सप्लोर करना चाह रहा है, सो हम उसके साथ गाइडेड डिस्कशन करते हैं। और वो डिस्कशन किसके ऊपर होगी? क्वेश्चंस पे। और वो क्वेश्चंस क्या होंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे। जितना हम ओपनली बात करेंगे उतना ज़्यादा हम डीप डाउन चीज़ों में जा सकते हैं, ठीक है। सो उसको जाने के लिए हमने क्लाइंट से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछने होते हैं जो डीपली क्लाइंट को हम एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है? सबसे पहले हमने क्लाइंट के साथ स्पेसिफिक इशू को पकड़ना होता है कि क्या इशू जिसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, देन उस इशू को क्लैरिफाई करवाएं। जैसे वो कहता है कि मुझसे कोई लाइक वो कहता है जी मुझे हिंदुओं से ही नफरत है। तो क्या नफरत है आपको? आप उसे एक्सप्लोर करवाते हो, ठीक है। देन आप उससे पूछते हो आपका ये जो बिलीव है इसके आपकी क्या आपके माइंड में जो है ना वो क्या एविडेंस है इस चीज की कि हाँ वो आप लाइक दुश्मन ही है हमारे। तो वो बताता है यही एविडेंस है। कोई ऐसे फिर आप पूछते हो कोई कॉन्ट्रडिक्शन चीज भी है जो उसको सपोर्ट नहीं करती हो आपके बिलीव को, देन वो लिस्ट डाउन करवाता है। फिर हम उससे उसकी अल्टरनेटिवली पूछने कि अच्छा पहले ये बिलीव ऐसा था, अब आप इसको किस तरह देखते हो, किसी और व्यू से आप देख सकते हो इस चीज को, वो उस तरह देखेगा, ठीक है। लास्ट में आप उसे कहते हो अगर आप ये सोच के ऊपर यकीन करके चलते हो तो आपको उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सो वो कॉन्सिक्वेंसेज आप बताते हो। एट द एंड फिर आप उस क्वेश्चंस को फर्दर उसको बताते हो कि आपकी ये जो थॉट है वो आपके लिए किस तरह से अनहेल्पफुल है। आप उसको कंक्लूड करके अपने वर्ड्स में उसको बताते हो, ठीक है। सो इससे हमें मल्टीपल फायदे होते हैं। क्लाइंट खुद से कन्फ्रंट करता है चीज़ों को, हम उसको नहीं कहते नहीं ऐसा नहीं सोचना है यूं सोचना है। वो खुद से हेल्दी सोच की तरफ जाएगा जो उसके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक हो गया। सो ये हमारा कंक्लूजन था आज की टेक्निक का।